नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। बंगाल का फाइनल मुकाबला आज 142 सीट पर हो रहा है मतदान। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर एफआईआर, महिलाओं से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बढ़ेगी महंगाई, कहा चुनावी राहत खत्म, अब बढ़ेंगे तेल के दाम। यूएई ने छोड़ा ओपेक के साथ, किया तेल समूह से किनारा, ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप। ईरान युद्ध पर ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, सीनेट मांगने वाली है जवाब, क्या रुकेगा युद्ध। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से 7 जिलों की 142 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। कोलकाता समेत इन इलाकों में शाम 6 बजे तक मतदाता अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। इस बार के दंगल में कुल 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 3.25 करोड़ वोटर तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग हुई थी। उस दौरान करीब 93% लोगों ने मतदान कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों ने लोगों से भारी संख्या में निकलने की अपील की है। अब देखना होगा कि आज शाम तक बंगाल की जनता किसका पलड़ा भारी करती है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा थाने में आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर रात के वक्त घरों में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों में से एक महिला ने खुद ही शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया है कि शर्मा केंद्रीय बलों के जवानों के साथ पहुंचे थे। महिला ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने न केवल घर में घुसकर मारपीट की, बल्कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक खास राजनीतिक दल को वोट देने का भी दबाव बनाया। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार यह घटना 27 अप्रैल 2026 की देर रात की है। आरोप है कि खुद को सीआरपीएफ का सदस्य बताने वाले कुछ लोग जबरन घर में घुस आए। उनके पास ना तो कोई सर्च वारंट था और ना ही कोई वैध कानूनी दस्तावेज। शिकायत में कहा गया है कि वो महिला के पति को हिरासत में लेने के बहाने घर में दाखिल हुए और वहां मौजूद महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, और सुरक्षा बलों ने महिलाओं के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की, जो उनकी गरिमा का सीधा उल्लंघन है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने साफ तौर पर एक विशेष दल को वोट देने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत के मुताबिक उन्हें धमकाया गया कि अगर उन्होंने आदेश नहीं माना तो 4 मई वापस आकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को हटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई। इस याचिका में आरोप है कि यूपी के ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर पक्षपात कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। उनकी तैनाती को लेकर अब टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त तकरार शुरू हो गई। बीजेपी और चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भेजा गया, लेकिन टीएमसी और अखिलेश यादव का आरोप है कि उन्हें डराने के लिए तैनात किया गया। मंगलवार को दक्षिण 24 परगना के फलता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। वहां कार्यकर्ताओं ने उनके सामने जय बंगला के नारे भी लगाए और जमकर विरोध जताया। असल में मामला तब बढ़ा जब अजय पाल सोमवार रात टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी हाल में वोटरों को डराना बर्दाश्त नहीं होगा। आयोग को खबर मिली थी कि वहां लोगों के वोटर आईडी कार्ड जबरन जमा किए जा रहे हैं। इसी के बाद अजय पाल शर्मा एक्शन में आए और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ममता को जान से मारने की धमकी दे रही है। टीएमसी ने एक्स पर लिखा कि बलात्कार की धमकियों और घृणित अपमानजनक कार्टूनों को फैलाने के बाद अब बीजेपी ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी देने पर उतर आई है। ये विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ जिसमें कथित तौर पर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा एक छापेमारी के दौरान टीएमसी उम्मीदवार को सख्त चेतावनी देते नजर आए। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने यह वीडियो शेयर कर लिखा, डराएगा तो ठोकाएगा दीदी। इसका अनुवाद है, अगर तुम्हें हमें डराने की कोशिश करोगी तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी दीदी। इस पर टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डर और धमकी का माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि ठोक दो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि यह सब ऊपर से प्रोत्साहित हो रहा है और इसका असर आम लोगों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई अब और तेज हो गई है, जहां तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मामला बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव के बाद बंगाल गुड बाय कहते दिखाया गया। टीएमसी ने इस पोस्ट को सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति, भाषा और पहचान के लिए खुली धमकी बताया। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी बंगाल को चलाना नहीं चाहती बल्कि उसकी पहचान बदलना चाहती है। टीएमसी ने साफ कहा कि बंगाल गुड बाय का मतलब है बंगाल की संस्कृति, भाषा, इतिहास और विरासत को अलविदा कहना, जो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। उधर बीजेपी इस पूरे मामले को चुनावी बयानबाजी बता रही है।
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले 1468 लोगों के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए, जबकि 6 नामों को ट्रिब्यूनल ने शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। अब दूसरे चरण के लिए कुल वोटर्स की संख्या करीब 3 करोड़ 22 लाख हो गई है और 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 27 लाख से ज्यादा नाम गड़बड़ी के कारण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पूरे अभियान में करीब 91 लाख नाम लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया कि जिन नामों को ट्रिब्यूनल मंजूरी दे दे उन्हें वोटिंग से ठीक पहले भी लिस्ट में शामिल किया जाए। इसी आदेश के बाद चुनाव आयोग ने नई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की। हालांकि अब भी पूरा डेटा साफ नहीं है, इसलिए वोटर्स को अपनी स्थिति जानने की अलग अलग लिस्ट या वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेल संकट को लेकर चेतावनी दी है। राहुल ने एक्स पर लिखा है कि चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। राहुल ने बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की तारीख का जिक्र करते हुए लिखा कि 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी और सस्ते की लूट मचाती सरकार जनता को बस महंगाई की मार। देश की एयरलाइन इंडस्ट्री इस वक्त सबसे बड़े संकट से गुजर रही है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कंपनियां अब बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार को SOS भेजकर साफ कहा है कि अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो कई एयरलाइंस अपने ऑपरेशन रोक सकते हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दर्द है महंगा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF, जिसकी कीमतों ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी है। पहले जहां ईंधन खर्च कुल लागत का 30 से 40% होता था, अब बढ़कर 55 से 60% तक पहुंच गया है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी बड़ी कंपनियां भी दबाव में हैं। एयरलाइंस ने सरकार से मांग किया है कि ATF पर लगने वाला 11% एक्साइज ड्यूटी हटाया जाए और राज्यों में वैट कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली में 25% और तमिलनाडु में 29% तक टैक्स है। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, विमान ग्राउंड होंगे और पूरा सेक्टर डूब सकता है। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार सभी दलों की बैठक बुलाकर महिला आरक्षण कानून को लागू करने का साफ रोड मैप दे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सरकार ने परिसीमन के नाम पर खतरनाक खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी एकजुटता ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना जरूरी है और इसे 2029 से मौजूदा लोकसभा की ताकत के साथ ही लागू किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि संसद के विशेष सत्र में महिलाओं का मुद्दा असली एजेंडा नहीं था, बल्कि सरकार अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए परिसीमन को आगे बढ़ाना चाहती थी। जयराम रमेश ने कहा कि अब प्रधानमंत्री को महिलाओं के नाम पर की गई राजनीति का प्रायश्चित करना चाहिए और उन्हें न्याय देना चाहिए। यूएई ने ओपेक देशों के समूह से बाहर निकलने का बड़ा फैसला किया है। यूएई ने घोषणा की है कि वो 1 मई से तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो जाएगा। ये फैसला काफी समय से अपेक्षित था, क्योंकि यूएई तेल उत्पादन की सीमाओं और पड़ोसी देश सऊदी अरब के साथ तनावपूर्ण रिश्तों से परेशान था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएई के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस समूह से हटने से देश को अधिक आजादी मिलेगी, क्योंकि अब वो सामूहिक नियमों और शर्तों से बंधा नहीं रहेगा। यूएई के इस फैसले से सऊदी अरब और उसके साथी देशों को झटका लगा। ये सब ऐसे समय हुआ है जब ईरान युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है। तेल की सप्लाई पहले से ही कम है और कीमतें आसमान छू रही। खाड़ी देशों को अपना तेल भेजने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूएई का बाहर जाना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत है। ट्रंप लंबे समय से ओपेक पर तेल कीमतें बढ़ाने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका रक्षा करता है लेकिन ओपेक फायदा उठाता है। अब यूएई के हटने से इस पूरे ग्रुप की ताकत काफी कमजोर पड़ सकती है। आने वाले दिनों में इसका असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ना तय है। ईरान ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान का कहना है कि वॉशिंगटन को अपनी गलत और नाजायज मांगे अब छोड़ देनी चाहिए। असल में इस समय ईरान और अमेरिका के बीच समुद्री रास्ते को खोलने पर बातचीत चल रही है। ईरान ने युद्ध की शुरुआत से ही तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। इस रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अमेरिका अब ईरान के उस नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिससे यह रास्ता दोबारा खुल सके। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी युद्ध तो रुका हुआ है, लेकिन शांति की कोई पक्की राह नहीं निकली है। ईरान ने यह भी कहा कि वो अपनी सैन्य ताकत को दूसरे स्वतंत्र देशों के साथ बांटने के लिए तैयार है। अब सबकी नजरें अमेरिका पर हैं कि वो ईरान की शर्तों को कैसे स्वीकार करता है।
अमेरिकी सीनेट ने ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से जवाबदेही और कानूनी मंजूरी मांगी है। सीनेटरों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध के लिए संसद से मंजूरी लेनी होगी। असल में वॉर पावर्स एक्ट के तहत युद्ध शुरू होने के 60 दिन पूरे होने वाले हैं। नियम के मुताबिक अब राष्ट्रपति को सांसदों से आधिकारिक इजाजत लेनी ही पड़ेगी। सीनेटर सुसान कोलिंस ने साफ कर दिया है कि बिना मंजूरी युद्ध जारी नहीं रह सकता। या तो राष्ट्रपति मंजूरी लें, वरना संसद इस युद्ध को बीच में ही रोक सकती है। हालांकि उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 30 दिन का समय मांगेंगे। इस बीच सीनेट की समितियां रक्षा मंत्री पीट हेगसेस से बंद कमरे में सवाल जवाब करेंगी। सांसद जानना चाहते हैं कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है और जनता का पैसा कहां लग रहा है। ट्रंप प्रशासन के लिए अब अपनी हर कार्रवाई का हिसाब देना कानूनी रूप से जरूरी हो गया है। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.